जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? एग्जाम्स बहुत ही पास हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स अब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सब चीज़ों को साइड में रख के, खेलना कूदना, मोबाइल गेमिंग, एवरीथिंग असाइड, एंड यस आई एम श्योर सब अब पढ़ रहे होंगे। टुडे आई हैव कम विद अ न्यू सेक्शन दैट इज पैसेजेस। देखिए सीडीएस में पैसेजेस आते हैं, तो ये जो भी आज हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये सीडीएस स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, और अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके जो सीडीएस एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं, उनको भी बताइए ये वाला सेशन देखने के लिए, बिकॉज आई एम श्योर इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू। देखिए पैसेजेस जो आपको एग्जाम में आते हैं, सीडीएस में मिनिमम 2 आते हैं, मैक्सिमम 4 भी आए हुए हैं, 5 भी आए हुए हैं। सो वी कैन नॉट सेट अ लिमिट टू इट, बट पैसेजेस को सॉल्व करने का एक तरीका है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। प्लस कुछ नए तरह के क्वेश्चन अब बहुत आ रहे हैं जब हम पैसेजेस करते हैं, जैसे पैसेज दे दिया, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। या पैसेज है तो ये किस कैटेगरी या किस तरह का पैसेज है, तो आज हम यही सब चीजें पढ़ेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ टाइप्स ऑफ पैसेजेस से, कि कितने तरह के पैसेजेस होते हैं, क्योंकि अगर आपको टाइप्स ऑफ पैसेज का क्वेश्चन आए तो आप उसमें स्टक ना हो जाएं एंड यू आर एबल टू आंसर इट। तो देखिए बेसिकली क्या है, 3 तरह के पैसेजेस होते हैं, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी। नरेटिव जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, नरेशन। कोई भी स्टोरी होती है, अगर हम स्टोरी को नरेट करते हैं, एक नरेटर होता है जो स्टोरी बताता है, वो होता है नरेटर। तो नरेटिव स्टोरीज होती हैं जो बेसिकली स्टोरी लाइन अप पे बेस्ड होती है, वो नरेटिव पैसेजेस होते हैं। डिस्क्रिप्टिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिस्क्राइब करना, किसी चीज का बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन या विवरण देना। एंड द लास्ट इज एक्सपोजिटरी, जैसे एक्सप्लेन होता है किसी चीज को, हम जब रिलीज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, मे बी एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, दैट इज कॉल्ड एक्सपोजिटरी। तो अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं इन 3 तरह के पैसेजेस को। ऑलराइट, फर्स्ट नरेटिव। देखिए जो नरेटिव पैसेजेस हैं, दे आर मेन टाइप्स ऑफ पैसेजेस इन लिटरेचर एंड टेल अ स्टोरी। जैसे मैंने आपको अभी कहा, नाम से ही पता चल रहा है, कई बार जब आप स्कूल में, जब आप लोग होते होंगे, पढ़ रहे थे, तो स्कूल में अगर कोई कंपटीशन होता है जहाँ पर सपोज कोई प्ले चल रहा है, राइट, ड्रामेटिक्स होता है, प्ले होता है, तो एक नरेटर होता है जो थोड़ा सा बैकग्राउंड में स्टोरी का एक लाइनअप देता है, तो वो उसको नरेटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो नरेट कर रहा है। सो यू ऑलवेज नरेट मीन्स टेल अ स्टोरी। तो नरेटिव पैसेजेस होते हैं जो स्टोरी लाइनअप पे बेस्ड होते हैं, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। उसमें एक प्लॉट होगा, प्लॉट होता है जैसे एक प्लान होगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं, एवरीथिंग, कैरेक्टर्स होगा, सेटिंग होगा, पूरा एक स्टोरी लाइनअप पे बेस्ड होगा कि ये स्टार्टिंग है, ये हीरो है, ये विलन है, फिर ऐसा हुआ वैसे हुआ, जैसे एक मूवी में होता है, समवॉट लाइक दैट। तो अगर आपको एक स्टोरी बेस्ड पैसेज आ जाता है, सो आप क्या आंसर मार्क कर आएंगे? नरेटिव पैसेज। अब नरेटिव पैसेजेस भी 2 तरीके के हो सकते हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन। जैसे फिक्शन होता है मे बी इमेजिनरी बेस्ड, once upon a time there lived a king who had lot of money, he had a son who did not do anything। तो ये क्या है, ये रियल फैक्ट्स पे तो बेस्ड नहीं है, ये एक बच्चों की जैसे इमेजिनरी स्टोरीज की किताब होती है, उसमें एक स्टोरी दे दी। तो ऐसे पैसेजेस होते हैं फिक्शन बेस्ड, और नॉन फिक्शन बेस्ड होते हैं जो रियलिटी पे बेस्ड होते हैं। अगर आपको कोई स्टोरी सुनाई है बट वो एक रियल पर्सन पे बेस्ड है, मान लीजिए श्रवण कुमार की कहानी है, तो उसमें पूरा एक प्लॉट है, श्रवण कुमार हैं, उसके पेरेंट्स हैं, एंड यू कैन से इट इज अ नॉन फिक्शन स्टोरी। तो इस तरीके से नरेटिव पैसेजेस 2 तरीके के हैं, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। ओके, अब देखिए वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ नरेटिव पैसेज इज बाय लुकिंग एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, डायलॉग, नरेशन, डिस्क्रिप्शन। अगर आपको लगता है कि डायलॉग्स हैं उसमें, मे बी एक पर्सन है, सेकंड पर्सन है, डायरेक्ट स्पीच में डायलॉग्स हैं आपस में, सो अंडरस्टूड है, इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स हैं, उसमें डायलॉग्स है, सो इट इज अ नरेटिव पैसेज। डिस्क्रिप्शन, स्टोरी लाइनअप को ही दिमाग में रखते हुए किसी भी चीज को डिस्क्राइब करा गया है। तो बेसिक चीज आपने क्या ध्यान रखनी है कि एक कहानी होनी चाहिए बस, चाहे वो कहानी असलियत में है या वो एक फेक स्टोरी है, इट्स जस्ट अ स्टोरी विच हैज अ किंग, क्वीन और व्हाटएवर, फार्मर्स हैं, जो भी हैं, फ्रेंड्स हैं, एक स्टोरी है, और उनके आपस के बीच का जब पूरी एक कहानी होती है तो वो नरेटिव हो गए। ओके, अनदर वे टू आइडेंटिफाई इज identify a narrative passage is by its purpose to tell a story। आप जब आप स्कूल में थे, आप पढ़ते होंगे जैसे कहानी और नीचे मॉरल ऑफ द स्टोरी दिया होता था,
तो मॉरल ऑफ द स्टोरी वही होता है कि ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो वही उस कहानी को पढ़ने का हमारा पर्पस या मकसद उद्देश्य होता है। तो अगर एक मॉरल बेस्ड है स्टोरी तो अगेन इट इज अ नरेटिव पैसेज। तो आपने सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, कैरेक्टर्स हैं, कहानी है, सो इट इज अ नरेटिव पैसेज। ओके, one important thing to remember about narrative passages is that they're usually chronological. Chronological का मतलब होता है events in the story that happen in order they are told. Chrono is time, so chronological होता है टाइम के हिसाब से, जैसे मिडिवल पीरियड की कोई स्टोरी है, प्रेजेंट टाइम की कोई स्टोरी है, पास्ट की कोई स्टोरी है, तो दैट इज chronological. तो मीन्स जब वो कहानी स्टार्ट हुई, इवेंट्स हैं इन द ऑर्डर दैट दे आर टोल्ड, इवेंट्स हैं, और जिस समय में वो कौन सी सेंचुरी में दे टुक प्लेस, उससे भी आपको पता चल सकता है दैट इट इज अ नरेटिव पैसेज। बेसिकली जिसमें ईयर्स मेंशन्ड है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि ईयर्स दिए गए हैं कि देयर वाज अ किंग, इन दिस ईयर ही डिड दिस, इन दिस ईयर ही फॉट दैट बैटल, इन दिस ईयर ही सरेंडर्ड। तो वो ईयर वाइज है, तो वो क्रोनोलॉजिकल मैनर में चल रहा है, तो नरेटिव है। तो आई एम श्योर अब नरेटिव पैसेज आपको समझ आ गए होंगे, जिनमें कैरेक्टर्स हैं, डायलॉग्स हैं, स्टोरी लाइन अप है, एंड टाइम के हिसाब से आपको स्टोरी में चेंजेस बताए गए हैं। सच आर नरेटिव पैसेजेस। अब चलते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ पैसेज की तरफ। यस, डिस्क्रिप्टिव। देखिए जो हमारे डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस होते हैं, जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है, डिस्क्राइब करना, किसी चीज के बारे में एक इंफॉर्मेशन देना, या कोई भी एक टॉपिक है उसके बारे में ही, जैसे अगर आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाए, ऐसे लिखने के लिए, तो वो डिस्क्रिप्टिव ही तो हो गया। अगर मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया कि आप डिस्क्राइब योर हाउस, अब आपको अपने हाउस पे 20 लाइंस लिखने हैं, जैसे स्कूल में कॉम्पोजिशंस होते थे, तो वो क्या है, वो डिस्क्रिप्टिव है, उसमें कोई स्टोरी नहीं है, कोई समय की बात नहीं हो रही है, कोई कैरेक्टर्स नहीं है, बट आप एक चीज को ही समझा रहे हैं। तो सच पैसेजेस आर डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस। अब देखिए, प्रोवाइड डिटेल अबाउट पीपल भी हो सकते हैं, वो आप किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मान लीजिए आपको बोल दिया कि आप महात्मा गांधी पे कॉम्पोजिशन लिखो, सो इट्स डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि एक ही पर्सन को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। कोई प्लेस दे दी है कि आप उसके ऊपर लिखिए, इंडिया के ऊपर लिखिए, कोई भी थिंग दे दी है, या इवेंट, रिपब्लिक डे पे एक कॉम्पोजिशन लिखो, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे पे कॉम्पोजिशन लिखो, स्कूल में ये सब करते थे। तो उसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई टाइम नहीं है, आप सिर्फ एक ही टॉपिक को बता रहे हो इन फ्यू वर्ड्स या और सेंटेंसेस। So such are descriptive passages. All right, they are used to help the reader see, feel, experience. Basically क्या होता है, मान लीजिए आपने 26 आपने 15 अगस्त को रिपब्लिक डे वाले दिन आपने परेड अटेंड नहीं करी, बट किसी ने उस पर पूरा कॉम्पोजिशन लिखा है, तो अगर आप वो कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हो, तो आप भी तो उस दिन का अनुभव कर सकते हो कि उस दिन क्या क्या हुआ था, कैसे सब कुछ होता है, राइट। तो दैट इज बेसिकली व्हाट आई मीन बाय सी, फील एंड एक्सपीरियंस। आप कोई अगर अपने माई हाउस पे या माई कंट्री पे एक कॉम्पोजिशन लिख रहे हैं, इट्स डिस्क्रिप्टिव। आपने उसका घर नहीं देखा, बट वो कॉम्पोजिशन पढ़ते ही पूरा घर आपके दिमाग में आ गया कि ओके ऐसे एंट्रेंस है, यहाँ गार्डन है, ये बैकयार्ड है, या पार्किंग एरिया है, या इतने रूम्स हैं, घर कैसा बना हुआ है, जस्ट बाय रीडिंग दैट कॉम्पोजिशन। So though you are not in that house, but you can experience, you can see, you can imagine, you can feel. So descriptive passages इस तरीके के होते हैं। Okay, then way to identify descriptive। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस को आप दो तरीके से और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तो उसकी लैंग्वेज और एक पर्पस। सेंसरी लैंग्वेज, sensory language is a language that describe what something looks, smells, tastes, feels or sounds like. If a passage is full of this type of language, the author is likely trying to describe something. जैसे मैंने आपको कहा, look, smell, taste, feel, sound, आप वहाँ हैं नहीं, बट आप उस चीज को महसूस करते हैं कि वो चीज कैसे दिखती होगी, या कैसा सुनाई दे रहा होगा, या उस दिन का लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा। या अगर अपनी बर्थडे पार्टी पे आपने एक कॉम्पोजिशन लिख दिया, डिस्क्रिप्टिव हो गया वो पैसेज। तो किसी ने आपकी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करी, बट वो पैसेज पढ़ के उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बेसिकली, कि आपके बर्थडे पार्टी में कौन कौन लोग थे, क्या क्या हुआ, क्या क्या रिटर्न गिफ्ट्स दिए, क्या क्या गिफ्ट्स मिले, केक कैसा था, फूड आइटम्स क्या क्या थे। So basically a person can feel, taste, smell, sound, imagine what he has not actually attended. And the second is purpose.
A descriptive passage is usually used to provide purpose and more information about person, place, animal or event. ये भी पर्पस बता सकता है कि बेसिकली वो काम किया क्यों जाता है. अब अगर आपको मैंने एक ऐसे लिखने को ही दे दिया, मान लो मैंने आपको एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया रिपब्लिक डे पे ही, तो आप ये भी तो बताएंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों होता है. आप सिर्फ यही थोड़ी ना बताएंगे कि रिपब्लिक डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं न्यू दिल्ली में, या ये होता है, नहीं, आप रीजन भी बताएंगे व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ पर्पस. ठीक है. या गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, इस पे एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज लिखो. बट क्यों कहा जाता है? व्हाट ही डिड फॉर योर कंट्री, राइट. आपने सिर्फ उनका डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ प्लेस या जहां वो पढ़ाई करी या क्या क्या मूवमेंट्स करे वही थोड़ी ना बताने, आप ये भी तो एक्सप्लेन करेंगे ना व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन. सो दिस इज अ पर्पस. तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस में बेसिकली क्या होता है, एक ही टॉपिक को, चाहे वो पर्सन के ऊपर है, प्लेस के ऊपर है, थिंग के ऊपर है, उसी को पिक करते हैं और उसी के बारे में बार बार एक्सप्लेन करा जाता है, बहुत पॉइंट्स बताए जाते हैं. प्लस दे कैन ऑल्सो टेल यू रीजन दैट व्हाई इट इज डन. ठीक है. व्हाई दैट डे इज सेलिब्रेटेड और व्हाई दैट पर्सन इज कॉल्ड सो एंड सो, या why that particular thing is treated like this or not treated like that. So such are descriptive passages. So I'm sure अब narrative और descriptive में आप difference समझ गए होंगे. अब आते हैं third type of passage में. Okay. Expository. अब जैसे word से ही पता चल रहा है expose, बाहर निकालना. So expository passages होते हैं to basically reveal the information. Okay, they are also informational passages. और past year में कुछ passages आए हैं, मैं आपके साथ सब तरीके के past year से भी passage discuss करूंगी अभी. उसमें आप देखेंगे कई बार options में informational आया है और वो ही correct निकला है. So let us study this. Expository passage is usually used to provide information or explain something. बेसिकली जब आप किसी चीज को एक्सपोज कर रहे हो, लोगों को जो जानकारी किसी चीज के बारे में नहीं पता, आप उनको वो दे रहे हो. तो सच आर एक्सपोजिटरी. तो मतलब आप एक तरीके की सच्चाई बाहर ला रहे हो, ये होते हैं. जैसे अगर मैंने आपको कहा कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज इन इंडिया, तो इस पे जो आप पैसेज लिखोगे दिस विल बी कॉल्ड एक्सपोजिटरी. क्योंकि एक तो आप जानकारी दे रहे हो ऐसे लोगों की जो रूरल एरिया में रहते हैं, उनकी कंडीशन, उनकी सिचुएशन, पॉवर्टी या एजुकेशन, इन फैक्टर्स को लेके. तो ये इंफॉर्मेशनल हो गए या एक्सपोजिटरी हो गए, क्योंकि ये जो उन लोगों की, रूरल एरियाज के लोगों की जो सच्चाई है उसको एक्सपोज कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है सबके सामने. ठीक है. अनदर वे टू आइडेंटिफाई एन एक्सपोजिटरी पैसेज इज बाय use of facts and figures. Yes, statistics और data. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरिया, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स भी आ सकते हैं, प्रॉपर फिगर्स भी आ सकते हैं. लाइक in the year 2000 so many people were below poverty line living in rural areas. In 2020 it has increased or it has decreased, whatever it is. तो उसमें क्या है, आप सिचुएशन को पूरा बारीकी से अंडरस्टैंड कर रहे हो, एनालाइज करके लोगों के सामने एक्चुअल फैक्ट्स ला रहे हो. तो दीज आर एक्सपोजिटरी. एक्सपोज कर रहे हो, जो हिडन इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं पता आप वो दे रहे हो. अब जैसे कोविड आया था, कोविड के बारे में कितने केसेस हैं, आज इतने 1000 केसेस हैं, कल इतने 1000 इंक्रीज हो गए, परसों उतरे 100 केसेस डिक्रीज हो गए हैं. तो ये क्या है, ये पूरा एक डेटा है जो गवर्नमेंट हमें ऐप पे प्रोवाइड कर रही थी, जो कोविड ऐप है उस पे प्रोवाइड कर रही थी. तो उससे हमें पता चल रहा था कि हमारे आसपास कितने कोविड केसेस एट प्रेजेंट एक्टिव है, कितने इनएक्टिव हैं, कितने कम हुए, कितने बढ़े. सो अगर उस पे ही एक पैसेज लिखा जाए तो बेसिकली इट्स गिविंग यू इन्फॉर्मेशन. ठीक है. फैक्ट्स के यहाँ पे आपको कुछ बताया जा रहा है. तो सच पैसेजेस आर इंफॉर्मेशनल और एक्सपोजिटरी पैसेजेस. ओके. अब आते हैं इंफॉर्मेशनल. इंफॉर्मेशनल पैसेजेस प्रोवाइड फैक्ट्स एंड डेटा अबाउट अ टॉपिक. जैसे मैंने अभी आपको कहा कोविड है, उसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, फैक्ट्स भी दिए हैं, तो दैट इज इंफॉर्मेशनल. नेक्स्ट एनालिटिकल. जैसे एनालाइज करना, किसी भी सिचुएशन को बारीकी से समझना. Analytical passages go one step further and analyze and interpret the information. मतलब वो सिचुएशन को समझते हैं कि इस कंडीशन में क्या ये सही है, इस कंडीशन में क्या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए. मान लीजिए कोविड है, कोविड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या ये स्टेप्स लेने चाहिए, क्या ये सही है, क्या गवर्नमेंट ने गलत नहीं करा, क्या गवर्नमेंट को लॉकडाउन पहले नहीं लगाना चाहिए था. तो ये फैक्टर्स को स्टडी करना,
ये करा जाता है एनालिटिकल पैसेजेस में। तो इंफॉर्मेशनल में तो आपको जानकारी दी जा रही है बेस्ड ऑन फैक्ट्स और डेटा और स्टैट्स, राइट। और एनालिटिकल में उसको और ज़्यादा स्टडी करा जा रहा है कि क्या ये स्टेप जो लिया गया ये सही था, ये गलत था, ये जल्दी लिया गया, ये लेट लिया गया, क्या इस पे और अभी स्टडी होना चाहिए था, वैक्सीनेशन आ गया, क्या वैक्सीनेशन पे और स्टडी होके उसको लोगों पे ट्राई करना चाहिए था। तो सच आर एनालिटिकल, जैसे एनालाइज हम एक परिस्थिति को, सिचुएशन को करते हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर 3 टाइप ऑफ पैसेजेस, नरेटिव, ऑलराइट, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी में ही इंफॉर्मेशनल और एनालिटिकल आते हैं। तो अब ये 3 तरीके के पढ़ लिए हैं। उसके अलावा एनालिटिकल और इंफॉर्मेशनल भी अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमने 5 तरीके के पैसेजेस कर लिए हैं। अब मैं आपके सामने कुछ पैसेजेस भी डिस्कस करूंगी, पास्ट ईयर से ही लूंगी, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिनमें टाइप ऑफ पैसेज का क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब आप वो मेरे साथ पैसेज पढ़ेंगे, हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, आप सीखोगे कि पैसेजेस कैसे सॉल्व करने हैं और टाइप्स ऑफ पैसेज का क्वेश्चन कैसे हमने अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये पैसेज आपके सामने है। देखिए, पैसेज की लेंथ को फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मत घबराइएगा, क्योंकि पैसेज की लेंथ वेरी करती है। कई बार आपको नॉर्मल लेंथ के पैसेजेस भी आते हैं, कई बार उससे ज़्यादा भी हो जाता है, मतलब काफ़ी लेंथी भी हो जाते हैं, 1.5 पेज तक भी चले जाती है लेंथ। सो डोंट गेट स्केयर्ड, बिकॉज जितनी लंबी लेंथ होती है पैसेज की उतना ही वो सिंपल होता है। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, राइट। सो बेसिकली एग्जामिनर ये करना चाहता है, वो सिर्फ आपको लैंग्वेज से ट्रिक करना चाहता है। तो आपको सिर्फ लैंग्वेज को समझना है, उस पर ही फोकस रखना है। Now there is one more method of doing passages is you can read it other way round, मतलब आप पहले क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं और फिर आप पैसेज पे आइए, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एंटायर पैसेज इन वन गो। और फिर पैसेज की लेंथ भी ज़्यादा है, पैसेज की लैंग्वेज भी डिफिकल्ट है, आप शायद मेजर इन्फॉर्मेशन उसमें रिटेन नहीं कर पाएंगे अपने माइंड में। तो जिन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहता है, आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, आप पहले क्वेश्चंस पढ़िए, 2 बार क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन रिटेन हो जाएंगे कि अच्छा इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं एंड देन यू गेट योर आंसर इजीली। तो मैंने भी ऐसा ही करा है इसमें। दिस इज द एंटायर पैसेज, सो यू कैन रीड इट फॉर नाउ। और मैंने देखिए अब आप क्या करा है, मैंने इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया, उनको रेड इंक से हाईलाइट करा है। इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर निकलेंगे। अब देखिए, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब देखिए, पहले आप ये भी पढ़ सकते हैं, इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एबियोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग नॉन लिविंग, जैसे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड एक्सेट्रा। देन अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक्स, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम्स, while gardens and crop fields are ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया। ये पास्ट ईयर से ही लिया गया है, ये CDS 2022 में आया था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। द जनरल टोन ऑफ द पैसेज, देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि टाइप ऑफ पैसेज का क्वेश्चन आ सकता है, तो वही उन्होंने पूछा है, क्रिटिकल है, सैटारिकल है, एनालिटिकल है या इंफॉर्मेशनल है। अब देखिए इस पैसेज में क्या करा गया है, बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लेन करा गया है। दे हैव एक्सप्लेन्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, और फिर उनके बारे में ही बताया गया है। इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन बायोटिक होते हैं। तो बेसिकली इकोसिस्टम और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही ये पैसेज बेस्ड है। तो इसका मतलब में नरेटिव तो है नहीं, बिकॉज इसमें कुछ भी एज सच आप कह सकते हो स्टोरी प्लॉट नहीं है। एक्सपोजिटरी है नहीं, क्योंकि किसी भी फैक्ट को या किसी भी चीज को थ्रू डेटा या स्टैटिक्स इन्होंने एक्सपोज नहीं करा गया है। तो अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्रिटिकल, सैटारिकल, एनालिटिकल या इंफॉर्मेशनल। ऑलराइट, यस, द करेक्ट आंसर इज इंफॉर्मेशनल, बिकॉज दे हैव गिवन यू इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक। उन्होंने आपको ऑर्गेनिजम्स और इकोसिस्टम के बारे में जानकारी दी है। सो बेसिकली इट इज एन इंफॉर्मेशनल, ये एक्सपोजिटरी में इंफॉर्मेशनल पैसेज है, राइट। डिस्क्रिप्टिव ये नहीं है, बिकॉज किसी स्पेसिफिक डे, डेट या बर्थडे या माय हाउस इस तरीके से स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्क्राइब नहीं करा गया है। दे हैव जस्ट गिवन यू बेसिक इंफॉर्मेशन
on organisms and ecosystem. All right, let us move to the next one. Which of the following is a non-living constituent? Wind, bacteria, grasses, frog. अब आप देखिए इन्होंने क्या पूछा है, is a non-living constituent. If you read the last line, all right, you can read here, sorry, first para last line, living organisms and abiotic non-living हो गए, comprising of physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals. तो इसमें wind, soil, minerals ये सब हैं, but क्या नहीं है, अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया वर्ड इज मिसिंग. विंड है, ग्रासेस है, फ्रॉग है, विंड है, ग्रासेस है, फ्रॉग है, बट दे हैव मिस्ड आउट ऑन बैक्टीरिया. तो आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा बैक्टीरिया. यहां से लिया गया है ये लाइन. ओके, एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स यहां से लिया गया है. देखिए विंड इसमें नहीं है तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा. तो ऑप्शन आपको इस तरीके से भी आ सकते हैं दैट विच वन इज मिस्ड आउट. ऑलराइट, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, एबियोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. अभी हमने पढ़ा था बायोटिक कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड एबियोटिक कंसिस्ट ऑफ फिजिकल. तो फिजिकल क्या होंगे, फिजिकल फैक्टर्स इट्स गिवन हियर. फिजिकल एबियोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम रेफर टू लिविंग नहीं होगा, नेचुरल नहीं होगा, या तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिजिकल फैक्टर्स. सो यस, द करेक्ट आंसर इज फिजिकल. दिस इज क्वाइट ऑब्वियस. ये बहुत क्लियरली आपको वहां पर ऑप्शंस में दिया गया है दैट इट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, और उसके बाद फिजिकल फैक्टर्स भी एग्जाम्पल में दिए गए थे. तो देखिए कितना सिंपल था ये. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम. इसका आंसर आपको मिलेगा लास्ट लाइन में जो मैंने हाईलाइट करी है, नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम. देखिए अदर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर forest, ponds and lakes. These are natural ecosystems. So forest, ponds, lakes, while gardens and crop fields are man-made ecosystems. तो आपका क्वेश्चन पे जाते हैं वापस. Okay, see the correct answer is crop field because forest, pond, lake तो natural में आ गए थे और crop field किसमें है, human made. So it is not a natural one. तो आपने सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है. देखिए कितना सिंपल पैसेज था. आंसर्स आर राइट देयर. ठीक है, टाइप ऑफ पैसेज भी अब आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लस आंसर्स भी उसमें इजीली मिल रहे हैं. बस आपने थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना था. अब आते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ. ओके, वी हैव वन मोर क्वेश्चन इन दिस पैसेज स्टूडेंट्स. वोकैबुलरी बेस्ड है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. द वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट इन द पैसेज इम्प्लाइज. अब ये वोकैबुलरी बेस्ड है. कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जैसे जुड़ा हुआ, मिला हुआ, जो चीजें ऑलरेडी एड ऑन है. सो कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टर्नेशन, कंपोनेंट या कंस्ट्रक्शन. प्लीज चेक योर वोकैबुलरी. यस, ऑलराइट, यस, द करेक्ट आंसर इज चार्ली, कंपोनेंट. कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कंपोनेंट, जो चीजें उसका पार्ट है, उसका एक हिस्सा है. So see, it was not a very difficult passage. So there is a way of doing the passages. If you go by it, you can never make a mistake. अब चलते हैं दूसरे पैसेज की तरफ. अब देखिए this passage is lengthy. All right. As we discussed food and sang every song we could remember and talked incessantly, we were slowly moving deeper into the Atlantic. तो ये एक जर्नी डिस्क्राइब करी गई है. शिप पे सेल कर रहे हैं लोग, अटलांटिक ओशन में कर रहे हैं, तो उनका पूरा एक जर्नी को डिस्क्राइब करा गया है. They have described the dolphins, the porpoises would come up at the sunset, 2 whales joined us. तो पूरा उन्होंने एनवायरनमेंट को और जितना मरीन लाइफ है उसको इसमें डिस्क्राइब करा गया है. ऑलराइट, अब देखिए इसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट कर दिया है so that it's easy for you to attempt the question because reading the entire passage will take some time. ऑलराइट, अब देखिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ. यहाँ पर भी ये पैसेज अभी कंटिन्यू ही हो रहा है स्टूडेंट्स. ऑलराइट, इसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है. ठीक है, सिर्फ आपकी मदद करने के लिए, टू हेल्प यू आउट, जिससे आपको जो आंसर्स हैं वो इजीली मिल जाएं एंड यू डोंट गेट लॉस्ट इन द पैसेज. ओके, वी वर एक्चुअली लिविंग ऑन द ओशन इम्प्लाइज. वी वर एक्चुअली लिविंग ऑन द ओशन, इसका क्या मतलब है? दैट दे वर होमलेस. They were on a long voyage into the Atlantic.
They were without any source of income. They were fishing deep into the Atlantic for their living. Check करते हैं answer. What does this mean? We were actually living on the ocean. All right. As we discussed food and sang every song we could remember and talked incessantly, we were slowly moving deeping into the ocean and got the feeling really that we belonged there. तो इसका क्या correct answer होगा? इसका आंसर इसी लाइन में hidden है. It means that they were on a long voyage into the Atlantic. वो एक लंबी voyage पे थे, तो अब उनको लग रहा था जैसे यही उनका घर बन गया है, because वो काफी लंबे समय के लिए सेल कर रहे थे. So see, the correct answer is they were on a long voyage into the Atlantic. अब यहाँ पर इस passage में हमें language को समझना था, right? Our main goal was to understand the language. All right, then the next one. The birds all seem to league up at night. The birds all seem to league up at night, left alone at night. League up होता है इकट्ठा होना, तो left alone तो हो ही नहीं सकता इसका correct answer. आइसोलेटेड भी नहीं हो सकता, गेट टुगेदर या स्टे इन ग्रुप्स. तो सी या डी में से ही इसका करेक्ट आंसर होगा. सो प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर. ये थोड़ा वोकैबुलरी बेस्ड भी हो सकता है. अगर आपको लीग अप का मतलब पता है तो आप इसके आंसर पे पहुंच सकते हो. यस, द करेक्ट आंसर इज चार्ली, गेट टुगेदर एट नाइट टाइम. ओके, सो लीग अप का मतलब होता है गेट टुगेदर. सो बर्ड सीम टू हैव अ गेट टुगेदर एट नाइट टाइम. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What did the author write in his log? They faced the worst kind of fear. They were excellent in boxing. They faced the storms bravely. They starved for food. अब जब अगर जैसे मैंने आपको कहा पहले क्वेश्चंस पढ़े, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर इस आंसर पे जाएंगे तो आपके लिए इजी होगा, बिकॉज आप सारे पैराग्राफ्स में से वही लाइन ढूंढेंगे जहां पर लॉग के बारे में मेंशन्ड हो, दैट व्हाट डिड ही राइट इन हिज लॉग. ऑलराइट, नाउ सी, आई रोट इन माय लॉग, इट्स रिटन हियर. I wrote in my log, this is the line, I have known fear many times in my life, and indeed I have often striven to develop a situation that provided fear in both boxing and parachuting. I have never known anything like this can not be over tomorrow or for many tomorrows. Somehow it is like being rubbed down with sandpaper. I honestly do not know how many storms there have been now. Each leaves us progressively weaker. So means he's scared of the storms, right? So this is what he had written in his log. Now let's go back to the question. All right. What did the author write in his log? Now you decide the answer. देखिए, they faced the worst kind of fear. They faced the storms bravely. They starved for food. या B, they were excellent in boxing and parachuting. All right. I'll tell you the correct answer. Yes, the correct answer is they faced the worst kind of fear ever experienced, because he has written in his log he doesn't know if it's going to come to an end and he has never seen anything like this. So worst kind of fear hoga. So correct answer is A. All right, next question. They lost all hope of survival. Why? Because it was freezing cold, there was no help, they were facing a severe storm, they were frightened by the whales and dolphins. I think passage का इतना idea तो आपको लग ही गया होगा कि sea storm की बात हो रही है और वो उसी की वजह से पूरी होपलेस हो चुके थे और अपनी आशा खो चुके थे. सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर. यस, द करेक्ट आंसर इज सी. दे वर फेसिंग अ सिवियर सी स्टॉर्म. तो देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन था, सी स्टॉर्म के ऊपर ही पूरा पैसेज है, कैसे अटलांटिक में दे वर सेलिंग एंड दे वर फेसिंग अ सिवियर सी स्टॉर्म. ऑलराइट, वी आर ओवरटेकन बाय एन एनॉर्मस फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिटी implies that they have lost faith in themselves. They were ready to accept help from ships around them, needed equipment and food, have accepted the strength of and power of nature with modesty. All right? अब आप मुझे इसका आंसर बताइए. अगर आपको ह्यूमिलिटी का मीनिंग का आइडिया है, ठीक है, तो आप शायद इसका आंसर बता सकते हैं. थिंक ऑफ द आंसर. आई विल गेट बैक टू द पैसेज आपको थोड़ा हेल्प करने के लिए. All right. See, tonight we lie and wait. Nothing could save us if we get into difficulties. We are completely in God's hands, at the mercy of the weather. All night the wind screams louder and louder. The sound of the sea grows. So we are completely in God's hands, at the mercy of the weather.
तो इसी लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है कि उन्होंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया था. They had all hopes attached to God. So let us move to the question now. अब इसका आंसर बताइए. Yes students, I think आपको आंसर मिल गया है. Correct answer is delta. Have accepted the strength and power of nature with modesty. उन्होंने सब कुछ भगवान के हाथ छोड़ दिया है. जो होगा अच्छा ही होगा, इसी होप पे वो सेल कर रहे थे. All right. So see again not a very difficult passage. इस पैसेज ये पैसेज जब आपको पेपर में आया था इट वाज ऑलमोस्ट 1.5 पेज. तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा गए थे, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द लेंथ. अब एक क्वेश्चन मैं आपसे इस पैसेज पे पूछती हूँ, मुझे इसका टाइप ऑफ पैसेज बताइए आप. इसका टाइप ऑफ पैसेज क्या होगा? इज इट डिस्क्रिप्टिव? आर दे डिस्क्राइबिंग एनीथिंग? इज इट एक्सपोजिटरी, इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल? इज इट व्हाट यू से नरेटिव? कौन सा तरह का पैसेज है ये? अब आप मुझे बताइए. आई एम गिविंग यू 5 seconds टू थिंक ऑफ द आंसर. All right, yes, I'll tell you the answer. The passage is narrative passage because it's a story. Narrative passage है, sailor है इसमें, captain है, ठीक है. और basically इसमें एक story line up ही है कि कैसे वो अटलांटिक पे सेल कर रहे थे and everything was fine until a storm came and then they were totally hopeless. और फिर लास्ट में storm subside भी हो जाता है. तो one person is actually narrating a story here. यहाँ पे narration नहीं चल रहा है, अगर आप देखेंगे one person is telling you the story. So this kind of a passage is narrative passages. So इसमें although ये question नहीं आया था, but अगर आता तो इसका आंसर होता narrative. तो देखिए हमने एक informational का example कर लिया है और second हमने narrative का example कर लिया है. Now let us move to the next passage. अब next passage क्या है? देखिए, the impact of technical advancement in armaments on man needs to be analyzed with a rational mind. So इसमें क्या बताया गया है टेक्निकल एडवांसमेंट के बारे में कि कैसे बाय टाइम टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट्स हमारे सोसाइटी में आते रहे और हम अपने आप को इम्प्रोवाइज करते रहे, राइट. So it's all about that. I have again highlighted the important points for you. The most noticeable impact of this development certainly has been loss of immunity from violence. Necessity is the mother of invention. All right, then again this is the second page of the same passage. इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ हाईलाइट कर दिए जो मुझे लगता है क्वेश्चन जिन पे बेस्ड है, तो आपको आंसर ढूंढने में अभी डिफिकल्टी नहीं होगी. देन सी द डिस्कवरी ऑफ मेटल एंड यूज ऑफ स्पेयर्स, नाइव्स. उसके बाद फायर कंटिन्यूड. द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट वाज द यूज ऑफ गन पाउडर. तो इस तरीके से आप देखिए इसमें चेंजेस बताए गए हैं, क्या 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 कैसे बाय टाइम डेवलप होता रहा. अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन मीन्स वेयर देयर mother there is invention. When necessary arises, invention is done. Most of the invention are pre-planned. Nothing happens without creating congenial environment. So necessity is the mother of invention. It's written here. All right. Necessity is the mother of invention. Every stage in the development of armaments has been marked by its distinct impact on society. When man fought with stones and his bare hands, the society was not yet compact. So necessity is the mother of invention. मतलब जैसे जैसे जरूरत पड़ती है हमें necessity होती है basically, तो invention automatically करने पड़ते हैं. तो let us move to the question now. All right, so इसका आंसर क्या होगा? Yes, when necessary arises, invention is done. जब जरूरत पड़ेगी तभी तो आप कोई काम करोगे. और ये तो एक बहुत famous saying भी है, आप कह सकते हो, right? Okay, let us move to the next one now. Next question. The invention of modern weapons have resulted into loss of immunity from war, successive wars from the last 2 centuries, arms race among the nations, loss of life and property every now and then. So basically, the invention of modern weapons have resulted into, ये भी मैंने highlight करी है line आपके लिए to make it a little simple. The most noticeable impact of this development certainly has been the loss of immunity from violence. बहुत prominent है इसका आंसर, बिल्कुल clearly mentioned है passage में. It's just that इतना lengthy passage होता है तो students कई बार lost हो जाते हैं और उनको सामने सामने line होती है और आंसर नहीं मिल रहा होता. इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एक बार पहले आप questions पढ़ लीजिए, then you get back to the passage and look for the answer, because तब आपको एकदम strike करेगा कि अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन था तो प्रोबेबली दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं. सो yes, the correct answer is the loss of immunity from violence. This is the
correct answer. So correct answer is A, loss of immunity from war in the society. Okay. Third question, small kingdoms turned into big empires after the invention of cavalry and cannons and its introduction, the introduction of nuclear arms, the end of the use of knives, arrows and swords, or the end of the 19th century. So small kingdoms turned into big empires. Let us go back to the passage. All right. See, small kingdom turns into the small kingdoms turned into big empires. I think इस पेज में इसका आंसर नहीं है. So let us move to the next page. All right. See, the discovery of metal, it's right here, and the use of spears, knives and arrows indicate the stage of formation of small kingdoms. Now our question is how small kingdoms turned into big empires. Fire continued to be an effective weapon when man introduced cavalry into the army and improved the strategies of making wars. Some small kingdoms gave away to form empires. So see, this is the answer right in front of you. So the answer is cavalry into the army and improve the strategies of making war. अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन और ऑप्शंस की तरफ. देखिए ये क्वेश्चन था स्मॉल किंगडम्स टर्न इनटू बिग एम्पायर्स और ए इसका करेक्ट आंसर है द इन्वेंशन ऑफ कैवलरी एंड कैनन्स एंड इट्स इंट्रोडक्शन इनटू द आर्मी. सो सी आई हैव शोड यू द आंसर, इट्स राइट देयर. This is how you have to go about it, but थोड़ा सा careful रहना है. Passages are not at all difficult. All right. अब fourth question है the style of passage. ये वही आ गया है कि passage आपका informative है, analytical है, retrospective है या provocative है. देखिए ये expository तो नहीं है, तो इसलिए ये informative या analytical नहीं हो सकता. The reason being क्योंकि इसमें आपको as such किसी चीज़ की data, facts या कोई भी ऐसे hidden truths नहीं बताए गए हैं. So it cannot be informational or analytical. Provocative होता है thought provoking, जिसको पढ़ के आपको let's say patriotism की feeling आ जाए, you know, it stirs you from within. Such passages are provocative. तो provocative नहीं है. अब हमारे पास option बचता है retrospective. देखिए retro means old, ठीक है. This is basically a retrospective passage. Let's check the answers also. Yes, it is a retrospective passage. Retro means old होता है, तो retrospective passage होता है. Passages जो basically history पे based होते हैं, आपको medieval या old times के बारे में बताते हैं. जैसे इसमें 19th century के बारे में आपको कुछ बताया गया है. As such एक particular topic के ऊपर आपको, जैसे पास्ट टॉपिक क्या था, एक जनरल, इससे पहला जो पैसेज था वो ऑर्गेनिजम्स या इकोसिस्टम के ऊपर था, एक जनरल था, उसमें कोई टाइम मेंशन नहीं था कि यस 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी की बात हो रही है, इसलिए वो इन्फॉर्मेटिव था. यहाँ पर तो प्रॉपर्ली मेंशन्ड है कि वो 19th सेंचुरी या पुराने समय की बात कर रहे हैं और कैसे कैसे चेंजेस हुए. सो दैट्स व्हाई इट इज अ पैसेज बेस्ड ऑन पास्ट टाइम. एंड रेट्रो मीन्स पास्ट, तो ये क्या है, एक रेट्रोस्पेक्टिव पैसेज. देखिए टाइप्स ऑफ पैसेज में जो है हमारा वर्ड्स को मतलब अगर आप समझ सकते हैं तो भी आपको आंसर मिल जाता है. अगर आपको रेट्रो का मीनिंग पता है और आपको समझ आ रहा है कि पैसेज पुराने टाइम पे बेस्ड है, चेंजेस इन ओल्डन टाइम्स के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको आंसर मिल सकता है रेट्रोस्पेक्टिव. ऑलराइट, so students, these are few passages I have discussed with you just to give you an idea how you have to go about passage और टाइप्स ऑफ पैसेजेस के क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है. आई होप आपको इस सेशन से बहुत हेल्प मिली होगी, because this was an important session which I have uploaded for you people. आप इसी तरीके से आप past years ही खोल लीजिए और past years से passages practice करिए. It's really going to help you. Passages are not at all difficult. You just have to understand the language of the examiner. आपने सिर्फ उसकी language को समझ के questions के आंसर अटेम्प्ट करने हैं. एंड प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, लेंथ को देख के मत घबराइएगा. बहुत बच्चे लेंथ को देख के घबराते हैं, इसलिए मैं बार बार इस पॉइंट को फोकस कर रही हूँ. Don't get scared of the length. If it's very lengthy, read the questions first and then go to the passage. All right. So all the best for your exams. Thank you. Jai Hind. Take care.